हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक बिंदु लगता है कविता क्या है। कविता, नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, डायरी, ये जो प्रकरण है वहाँ से पहला बिंदु लगता है कविता क्या है। कविता का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या इसके प्रमुख घटक है, किन किन विद्वानों ने कविता के विषय में क्या क्या कहा है, वो तमाम चीज़ें देखेंगे। यह है एक डेमो क्लास जो कि अपना फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 बैच चल रहा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स के अंदर, उसका डेमो क्लास है। तो देखिए कविता क्या है। उससे पहले एक जयराज सिंह गौड़ साहब है, उन्होंने कविता के विषय में कविता लिखी है। कविता के विषय में कविता लिखी है, क्या कहते हैं। बोता है शब्द रूपी बीज भावनाओं की मिट्टी में, चलाता है कलम रूपी हल सींचता है उसे विचारों से, तब जाकर होती है कहीं कविता की पैदावार। और पाठक क्या करता है, पाठक किसी खाद्यान्न के रूप में ग्रहण करते हैं कविता और पोषित होता है समाज। ये कविता के विषय में कविता लिखी है जयराज सिंह भाई ने। अब हम समझते हैं कविता क्या है, कविता का निर्माण है जो हिंदी के अंदर काव्य के अंदर कैसे होता है। देखिए, कविता मनुष्य के भावों को अभिव्यक्त करने का एक सुंदर प्रयास है। कविता क्या है, मनुष्य के हृदय के अंदर जो भाव उमड़ते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने का, प्रकट करने का एक सुंदर है जो प्रयास है कविता। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें मनोभावों को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। किसी भाषा के द्वारा कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात काव्यात्मक जो रचना होती है, या यूं कहें कवि की जो कृति होती है, जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है, छंदबद्ध होती है, वो क्या कहलाती है, कविता कहलाती है। इत्मीनान से फ्लो के साथ आप सुनते जाइए, कविता का जो पूरा प्रकरण है ये आपके मनोमस्तिष्क में स्थायी हो जाएगा। और हम कविता को और सरल भाषा में देखें कि कविता क्या है, तो कविता हमारी संवेदना के निकट होती है। कविता हमारे इमोशन, संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है। कई बार आप कोई कविता सुनते और लगता है यार क्या कमाल कविता है, मन को छू गई। तो कविता हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी वो झकझोर भी देती है। इतनी अगर गहराई की बात हो कहीं, कविता के मूल में क्या होती है, संवेदना होती है, राग तत्व होता है। और यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना लेने का बोध है जो रखती है। और यह वही संवेदना है जो कि रत्नाकर, एक रत्नाकर नाम का डाकू था, डाकू से उसी कविता के माध्यम से, उसी कविता का इतना प्रभाव पड़ा, शब्दों का इतना प्रभाव पड़ा कि महर्षि कवि रत्नाकर डाकू भी क्या है, महर्षि वाल्मीकि है जो बन जाता है। रामचंद्र शुक्ल, इनकी कविता क्या है, इस प्रकार का एक निबंध है। तो रामचंद्र शुक्ल कविता के विषय में क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, कि जिस प्रकार आत्मा जो होती है उसकी मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था जो है ये रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द है, जो विधान करती है, जो शब्द विधान करती आई है या जो शब्द विधान करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कविता कह सकते हैं, कविता कहा जाता है। ये कहते हैं रामचंद्र शुक्ल। आगे मैं बात करूं, कविता को मानव मात्र की मातृभाषा भी कहा जाता है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और ये जो प्रकरण है, अपना जो ग्रेड फर्स्ट का कोर्स चल रहा है एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज पर, फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 बैच, वहाँ से प्रकरण का मैं एक डेमो क्लास आपके समक्ष जो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इच्छुक विद्यार्थी नवसृजन क्लासेज ऐप इंस्टॉल करें और अपने बैच से हैं जो जुड़ सकते हैं। कविता को मानव मात्र की क्या मातृभाषा भी है जो कहा जाता है। अतः कविता की आकर्षण शक्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि कविता को स्वयं पढ़ने अथवा किसी दूसरे को पढ़ाने में जो आनंद आता है ना, वह दूर से आते संगीत को, दूर से संगीत सुनाई दे रहा है, चाहे वह अपरिचित ही क्यों न हो, किसी दूसरी भाषा का ही क्यों न हो, कुछ समझ में आए न आए, लेकिन संगीत को सुनने के समान आनंददायक होता है। इस प्रकार कई बार संगीत धुन बजती है कि समझ में नहीं आती, फिर भी हृदय को आह्लादित कर देती है, आनंदित कर देती है। तो कविता उस प्रकार का है जो चीज़ है। एक कविता हमें अपनी ओर खींचती तो है ही,
कविता अपनी ओर तो खींचती है ही, पर कभी कभी जटिल और अबूझ सी भी लगती है, जिसे समझ पाना भी है जो कठिन हो जाता है। अतः उसे बार बार सुनने पर उसकी जो अनुगूंज है वो हमारे अंतर्मन को सुंदर बनाकर हमें क्या करती है, जीने की कला सिखाती है। या यूँ कहें सीधे सीधे, कविता जो होती है वो मनुष्य को जीवन जीने की है जो कला भी सिखाती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आते आते कविता क्या है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकरण से अगर सवाल आएंगे तो वो विशेषताओं से संबंधित आएंगे, कविता के जो घटक है, तत्व है, वहाँ से आएंगे, कविता के जरूरी विषय क्या है वहाँ से आएंगे, उनका हम आगे जिक्र है जो यहाँ पर करेंगे। कविता में अपने भावों विचारों को छंद लय ताल स्वर में बांधकर तथा प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, वो ही कविता है। कविता में क्या होता है, अपने मन के जो भाव होते हैं उनको, जो मन के जो विचार होते हैं उनको छंद के साथ, लय के साथ, ताल के साथ, स्वर में बांधकर और उचित प्रतीकों और बिंबों का जो प्रयोग करते हुए प्रकट किया जाता है, वही कविता है। कविता मुक्त छंद में भी हो सकती है, अतुकांत भी हो सकती है, लेकिन उसे लय ताल स्वर की भी जो आवश्यकता नहीं होती। कविता दोनों प्रक्रम से हो सकती है, अतुकांत भी हो सकती है और तुकांत भी हो सकती है, छंदबद्ध भी हो सकती है और छंद मुक्त भी हो सकती है। जो छंद मुक्त होगी वहाँ पर लय ताल स्वर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कविता होती है और उसमें एक फ्लो होता है, एक तारतम्यता होती है जो मन को आह्लादित करती है, कुछ न कुछ जीने की सीख है जो देती है। कवि के हृदय की तीव्र अनुभूति से ही कविता की सृष्टि होती है। कवि के हृदय के अंदर तीव्र जो अनुभूति होती है, जो वो अनुभूत करता है, वो फिर अभिव्यक्त करता है कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। जिन शब्दों के माध्यम से करता है वह जो कविता बन जाती है, कविता की सृष्टि होती है, सृजना होती है। ठीक, वैसे हम बात करेंगे कविता कैसे बनी, तो बात आए कि बनी कैसे कविता, तो कविता का जो प्रोसेस है बनने का वो बहुत पुराना है। वो आह से उपजा होगा गान पहला, कवि वियोगी होगा, इस प्रकार की पंक्तियाँ भी मिलती है, लेकिन उनसे इतर हम समझें कि कविता बनी कैसे, कविता का निर्माण कैसे हुआ। तो बचपन में सभी अपनी अपनी माताएं दादा नानियों से क्या सुनते थे, लोरियाँ सुनते थे। आप उन्हीं लोरियों को आँख मिचमिचाते हुए सो जाते थे, और वहीं उन्हीं लोरियों से जो कविता का जन्म होता है एक तरीके से। इसी प्रकार खेतों में, खलिहानों में, अन्य प्रकार का जो श्रम करते हैं, किसान है, खेतों में जाते हुए आते हुए जो मजदूर है, अनायास से कुछ न कुछ गुनगुनाने लगते हैं, और जो गुनगुनाने का जो प्रोसेस है वहीं से जो कविता का जन्म होता है। घर के जो मांगलिक कार्य हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, उनके अवसर महिलाएं गीत गाती थी, और जो गीत गाती थी वही एक तरीके से क्या है, कविता है। तुकबंदी से भी कविता बनती है, अतः कविता बनने के अनेक कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर है कविता के महत्वपूर्ण घटक, क्या क्या तत्व कविता के अंदर होने आवश्यक है, क्या क्या घटक है जो कविता के अंदर शामिल होते हैं, और यहाँ से सीधा सीधा परीक्षा के अंदर सवाल है जो पूछा जाता है। देखिए, कविता लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम विशेष ध्यान देंगे, और जो महत्वपूर्ण जो बातें होंगी कविता के विषय में, जो जरूरी है, आवश्यक तत्व है, वही कविता के क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। और इनके बिना अगर कविता की कल्पना की जाए तो वो संभव है जो नहीं है। क्या क्या घटक हैं कविता के, देखिए, लिखते चलिए, पॉज करके वीडियो को नोट करते चलिए, या फिर सुन लीजिए, डेमो क्लास है ये, और व्यवस्थित अपना जो पाठ्यक्रम है एप्लीकेशन पर चल ही रहा है। पहला बिंदु आता है भाषा का। कोई भी कविता लेखन करना चाहता है तो कविता लेखन के लिए भाषा का पूर्ण ज्ञान होना है जो आवश्यक है, वरना अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती है। तो भाषा, कविता लेखन के लिए भाषा का पूर्ण ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। भाषा ही, लैंग्वेज ही वो माध्यम है जिसमें कवि अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अगर भाषा नहीं होगी तो कवि के हृदय में जो संवेदनाएं, भावनाएं उमड़ेगी, जो विचार उत्पन्न होंगे, उनको अभिव्यक्त कैसे करेगा। तो भाषा ही वो माध्यम है जो अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को क्या करता है, अभिव्यक्ति देता है, अभिव्यक्त करता है। अतः कवि के लिए भाषा के वैज्ञानिक तत्वों का जो ज्ञाता होना है जो बहुत आवश्यक है। पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या है और किस प्रकार से हमें इसको बरतना है। दूसरी प्रमुख बात आती है, या दूसरा जो घटक आता है कविता के विषय में, वो आता है कविता के छंद। तो कविता में छंद का होना भी आवश्यक है। अगर और सरस और मधुर और आकर्षक और अट्रैक्टिव बनाना है आपको कविता को, तो कविता में छंद का होना भी
आवश्यक है। छंद का अर्थ एक अनुशासन से है। छंद क्या होता है, जैसे दोहा छंद है, रोला छंद है, कवित्त छंद है, तो उनका एक क्या है, अनुशासन है कि इतने वर्ण होने चाहिए, इतनी मात्राएं होनी चाहिए। तो छंद का अर्थ क्या हो गया, एक तरीके से अनुशासन से है। अतः कविता को सुगठित बनाने के लिए, अच्छे बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए कवि को या जो भी सृजना कर रहा है, कवि रचना कर रहा है, उसको छंद का ज्ञान होना भी क्या है, आवश्यक है। तीसरा घटक आता है संकेतों का प्रयोग। कौन सा, संकेतों का प्रयोग। तो कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। कविता में शब्दों के माध्यम से संकेत किए जाते हैं। तो कविता में संकेतों का बड़ा महत्व है और कविता में प्रत्येक चिन्ह का कुछ न कुछ अर्थ है जो अवश्य होता है शब्द का। अतः संकेतों के ज्ञान से भी है जो कविता को समझने में सहायता है जो मिलती है। समय का ज्ञान। अब समय का ज्ञान आप पूछोगे, आप सोचोगे कि समय का ज्ञान और कविता से क्या कनेक्शन है भैया। तो जिस देश काल परिस्थिति में कविता रच रहे हो, उस सिनेरियो का, उस समय का आपको अच्छे से भान होना चाहिए। तो समय का ज्ञान, कविता समय विशेष में लिखी जाती है, उसका स्वरूप समय के साथ है जो बदलता रहता है। 50 साल पहले कोई कविता लिखेगी तो उस समय के समय को ध्यान में रखते हुए, उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिखी गई थी। आज के दौर पर अगर वैसी परिस्थितियाँ और समय नहीं है तो वो कविता यहाँ पर फिट है जो नहीं होगी इस समय में। तो स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। अतः कविता लेखन के लिए किसी समय विशेष में प्रचलित प्रवृत्तियों की पूरी जानकारी होना भी आवश्यक है। उस समय क्या क्या घटित हो रही है, क्या क्या प्रचलन में है, वो चीज़ें हैं जो ध्यान में होनी चाहिए कवि कर्म करने वाले के। नवीन दृष्टि, या यूं हम कहें कि मौलिक दृष्टि भी कह सकते हैं। नवीन दृष्टि या मौलिक दृष्टि अगला घटक है कविता का। कविता लिखने के लिए कवि में सभी चीज़ों को देखने की एक नवीन दृष्टि या मौलिक दृष्टि है जो होनी चाहिए। सभी चीज़ों को कंप्लीट सिनेरियो, 360 डिग्री सिनेरियो को देखने की नवीन दृष्टि होनी चाहिए। इसके साथ ही उसे नए ढंग से अभिव्यक्त करने की कला से भी उसको परिचित है जो होना चाहिए। प्रयास ये करना, नए ढंग से मौलिक दृष्टि होगी तो सृजना भी है जो नए ढंग से जो अभिव्यक्त वो कर पाएगा। वरना तो कोई और लिख रहा है वैसे ही कि वैसे वही भाव वो व्यक्त कर देगा तो वो सिमिलरिटी से लगेगा कि यार इस कवि में कुछ नवीन दृष्टि है जो नहीं है, नया खोजने की दृष्टि है जो नहीं है। छठा बिंदु आता है, छठा घटक आता है प्रतिभा। तो कवि की व्यक्तिगत प्रतिभा से ही श्रेष्ठ रचना है जो रची जा सकती है। महत्वपूर्ण घटक है कि अगर कवि प्रतिभावान नहीं होगा, प्रतिभा नहीं होगी उसके अंदर, तो कितनी ही चीज़ें क्यों न हो भले, रचना जो श्रेष्ठ नहीं है जो बन पाएगी। सातवीं और महत्वपूर्ण और अंतिम घटक है जो संक्षिप्तता। कवि में कम से कम, गागर में सागर भरने वाली बात कह सकते हैं हम यहाँ पर। कवि में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की क्षमता होनी चाहिए। शब्द कम हो, जो बात है जो गहरी हो, डीप हो, वो क्षमता होनी चाहिए। कम से कम और चुने हुए सिलेक्टिव शब्दों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण में ही है जो कवि की क्या है, महानता। जो कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी और गहरी से गहरी बात कह देता है, वही है जो ज़्यादा प्रभाव है जो छोड़ पाता है। ये कविता के प्रमुख घटक हो गए। अब कविता में बिंब विधान भी देखने को मिलता है। बिंब विधान माने जैसे कोई आप कविता सुनते हो जो एक तरीके से चित्रमय कविता हो जाती है, सुनते सुनते आपके मस्तिष्क में वो चित्र जो उभरने लग जाते हैं, तो वो बिंब विधान है। देखिए, किसी शब्द को पढ़कर या सुनकर जब हमारे मन में कोई चित्र उभर आता है तो उसमें काव्य की भाषा में उसको क्या कहा जाता है, बिंब कहा जाता है। कविता सुन रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, पढ़ते और सुनते हुए अपने मस्तिष्क में उस शब्दों के अकॉर्डिंग कोई न कोई इमेजिनेशन चलती रहती, कोई न कोई चित्र है जो बनने लगता है। तो काव्य की भाषा में उस बनने वाले चित्र को क्या कहा जाता है, बिंब कहा जाता है। ध्यान में रखना, बिंब की सीधी सीधी परिभाषा भी है जो पूछी जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कविता में बिंब का होना है जो बड़ा ही महत्व का विषय है, या कविता में बिंब का होना बड़ा महत्व रखता है। देखिए आगे हम देखें तो कविता में चित्रमय शब्दों का प्रयोग करने से उसकी ग्राह्यता है जो बढ़ जाती है। अगर चित्रमय शब्दों का प्रयोग होगा तो जो पढ़ने वाला पाठक होगा वो जल्दी से उसको है जो ग्रहण कर पाएगा, जल्दी से उसको आत्मसात है जो कर पाएगा। बिंब के माध्यम से ही कितने प्रकार के बिंब होते हैं, कैसे जो ग्राह्यता बढ़ती है वो आगे हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। बिंब के माध्यम से किसी अनुभूति को सहज ही कविता में ढाला जा सकता है। अगर बिंब हो तो बिंब के जरिए किसी भी अनुभूति को सहज ही कविता में ढाला जा सकता है, और सहज ही वो बात है जो समझ में भी आ जाती है आसानी से। हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां इसीलिए ही
मनुष्य शरीर में जो ज्ञानेंद्रियाँ इसीलिए है कि संसार को भली भांति से समझ सके, संसार की हर एक चीज़ को समझ सके, इसीलिए यही काम होता है, यूँ समझो कि ज्ञानेंद्रियों का। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 बिंब बनते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे कितने बिंब बनते हैं? 5 बिंब बनते हैं। नेत्रों से बनेगा दृश्य बिंब, आँखों से क्या बनेगा? दृश्य बिंब बनेगा। किसी बात को सुनते हो तो कानों से बनेगा श्रव्य बिंब, त्वचा से बनेगा स्पृश्य बिंब, नासिका से बनेगा घ्राण बिंब और जीभ से स्वादे बिंब। 5 को ध्यान में रख लेना, परीक्षा में आ जाए निम्न में से बिंब नहीं है तो ध्यान में रखना। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 बिंब, नेत्रों से दृश्य बिंब, कानों से श्रव्य बिंब, त्वचा से स्पृश्य बिंब, नासिका से घ्राण बिंब और जीभ से स्वादे बिंब। इन बिंबों से ही हम संसार को है जो समझते हैं। अगर सुन नहीं सकते तो फिर श्रव्य बिंब व्यर्थ हो जाएगा, हाथ पैर नहीं, त्वचा नहीं होगी तो स्पर्श बिंब बेकार हो जाएगा, नासिका नहीं होगी तो हम घ्राण सूंघ नहीं सकते, जीभ नहीं होगी तो स्वाद का पता नहीं लगेगा, आंखें नहीं होगी देख नहीं सकते। तो ये सारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो सारे बिंब बनते हैं इनकी वजह से, इसी वजह से हम संसार को ठीक से समझ है जो सकते हैं। और इन बिंबों के प्रयोग से ही कविता आसानी से जो समझने योग्य है जो बनती है। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि इन बिंबों का कैसे जो प्रयोग होता है, बिंबों से हम कैसे कविता को आसानी से समझते हैं। तो पंत जी की ये कविता है संध्या के बाद। कौन सी? संध्या के बाद। इसमें यहाँ पर आया कि तट पर बगुलों से वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। अब देखिए, तट पर बगुलों से वृद्धाएं विधवाएं, तो आपके मस्तिष्क में आ जाएगा इन काव्य पंक्तियों को पढ़ते ही कि बगुलों से वृद्धों और विधवाओं का, बगुलों जैसा क्या सफ़ेद रंग का जो चित्र है जो बन रहा है कि सफ़ेद, जैसे बगुले सफ़ेद होते हैं वैसे ही जो बूढ़ी वृद्धाएं हैं, विधवाएं हैं, वो भी सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, जब ध्यान में मग्न है, और मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदन, अंदर जो घुट के जो घुटी हुई है वो जो वेदनाएं। तो इस प्रकार से आपके सफ़ेद वस्त्रों में धारण, सफ़ेद बुगले, ये जो चित्र है जो बनने लगता है। इसी प्रकार बिंबों के माध्यम से कविता को समझ पाना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है बात। कविता में परिवेश या चित्रण, कविता में परिवेश या चित्रण का भी बड़ा रोल होता है। ऊपर हमने थोड़ा सा जिक्र इसका किया था घटक के अंदर। तो कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है देश काल और वातावरण होता है, अर्थात परिवेश होता है। ये बहुत आवश्यक तत्व है। उसी के अनुरूप कविता के सारे घटक जो परिचालित होते हैं। देश काल परिस्थिति का जो चित्रण होता है उसी के साथ साथ सारे घटक परिचालित होते हैं। और भाषा, संरचना, बिंब, छंद आदि का जो चुनाव के जिस परिस्थिति के अंदर, जिस समय के अंदर, जिस परिवेश के अंदर आप कविता रच रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर भाषा प्रयोग करनी होती है। मान लो आदिकाल में कुछ रचा गया तो उसी समय जो अपभ्रंश चलती थी भाषा, प्राकृत जो भी चलती थी, अवहट जो भी चलती थी, उसी अनुरूप है जो भाषा का चुनाव होता है, उसी अनुरूप फिर बिंबों का, उसी अनुरूप छंदों का जो चुनाव किया जाता है। तो परिवेश का बड़ा रोल है कविता सृजन के अंदर। प्राकृतिक परिवेश को चित्रित करने, अगर हम प्राकृतिक कोई परिवेश है उसको चित्रित करना चाह रहे हैं तो उसी अनुरूप है जो बिंब आदि प्रयोग करेंगे। जैसे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अंबर, पनघट, बीती विभावरी, तारा, उषा, ये इन सब जो प्राकृतिक परिवेश को चित्रित कर रहे हैं तो बिंब वगैरह जो शब्द वगैरह वो भी किस प्रकार के चुनाव होंगे? प्राकृतिक ही होंगे। ठीक है। तो इस बात से क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है कि परिवेश की जीवंतता के लिए सही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और उसी के अनुरूप भाषा, छंद, लय आदि है जो होने चाहिए। तो ये था ग्रेड फर्स्ट का कविता क्या है, कविता का निर्माण कैसे होता है, वो टॉपिक। ये थी डेमो क्लास। ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, उपयोगी लगी है, तो फर्स्ट ग्रेड का जो अपना हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है नव सृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाइए, नव सृजन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर अपना ये बैच मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो 86 19 73 87 34 8619738734 इन नंबर पर आप कॉल करके भी बात है जो कर सकते हैं। शुल्क मात्र 2650 है, जो कि जहाँ तक हमें ज्ञात है राजस्थान में सबसे कम
शुल्क है। तो जितना जल्दी जुड़ोगे उतना बेहतर अपने आप को कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, फिर मिलता।